वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड, मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया की बारी है। और ये साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने चेतावनी दी है, धमकी दे दी है। तो वेनेजुएला में मात्र 2 घंटे 28 मिनट की कार्रवाई हुई थी और उसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया गया था अमेरिका के द्वारा। अब अमेरिका में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है, अदालत में पेश किया गया। और उसके बाद ट्रंप का जो मनोबल है वो और बढ़ गया है। और तब देख रहे हैं हम खुलेआम उन्होंने पत्रकारों से कह दिया है कि ग्रीनलैंड, मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया ये सब नहीं सुधरे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। इसी पर बहुत डिटेल में जानेंगे क्या स्थिति है, क्या इतिहास रहा इन सब देशों के साथ अमेरिका का, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स जो हो रहा है, लगातार बदलाव हो रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर डेली करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं और एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर डिटेल और भी बताएंगे हम आपको। क्वेश्चन ये होगा कि अमेरिका के द्वारा निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति कौन बन गई है? शपथ ले ली है उन्होंने। क्या नाम है उनका? डेल्सी रोड्रिगेज। क्या नाम है? डेल्सी रोड्रिगेज। ये नाम आपको याद रखना है। द हिंदू में न्यूज़ भी देख रहे हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर लिया है। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। अब आप कहेंगे कि क्या मादुरो यानी निकोलस मादुरो अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति नहीं रहे? तो नहीं, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि इनको इंटरिम यानी अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। और निकोलस मादुरो को अभी भी वेनेजुएला की सरकार ये कह रही है कि वही राष्ट्रपति हैं। और जब तक कि अगवा किया गया है अमेरिका के द्वारा, नहीं, उनका कहना है कि अपहरण कर लिया गया है। और तब तक के लिए, जब तक वो लौट के नहीं आते हैं, इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर, अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर ये कामकाज करेंगे। आपको पता है 2-3 जनवरी की रात को वेनेजुएला पर हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों को अमेरिका ले जाया गया है। ओके, उसी के बाद ये घटनाक्रम हुआ है। ट्रंप ने ये कहा कि हम वेनेजुएला पर को अब हम कंट्रोल करेंगे, हम उस पर शासन करेंगे। लेकिन उसके उलट हम लोग ये देख रहे हैं कि वेनेजुएला जो है ना, वहाँ जो सरकार थी, वहाँ की जो उपराष्ट्रपति थी, वही अब इंटरिम प्रेसिडेंट बन गई हैं, डेल्सी रोड्रिगेज। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि तुरंत अमेरिका को राष्ट्रपति यानी जो मादुरो हैं उनको रिहा कर देना चाहिए अमेरिका को। ओके, इसके बाद ट्रंप ने ये कहा कि अगर इन्होंने मेरे मुताबिक काम नहीं किया तो फिर इनका हश्र मादुरो से भी बुरा होगा, हम इनको भी ले जाएंगे, ऐसा ही इशारा किया उन्होंने। ठीक है, तो वेनेजुएला में पूरा तनाव बना हुआ है। और ये जो घटना हुई है उसके बाद से पूरी दुनिया में टेंशन बना हुआ है, पूरी दुनिया सहमी सी हुई है। कुछ देश ही हैं जो पूरी तरह से मुखालफत कर रहे हैं अमेरिका का। तो इंटरिम प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने एक पूरी कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई और साफ तौर पे किया कि अब हम जैसे सरकार चल रही थी वैसे ही चलेगी जब तक मादुरो वापस नहीं आते हैं तब तक। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अब तो प्रेसिडेंट है नहीं वहाँ पर, तो ऐसे में क्यों इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है? प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि वहाँ का जो कानून है ना, संविधान है, उसके मुताबिक अगर वहाँ राष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति नहीं होता है तो 30 दिनों के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। इसलिए कि चुनाव ना होने पाए अभी, और तब इंटरिम प्रेसिडेंट इनको बना दिया गया है। ठीक है, वो एक वकील हैं, वेनेजुएला की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर प्रोफेसर के रूप में भी काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वो 2003 में उपराष्ट्रपति बनी थी, करियर की शुरुआत की थी। 2006 में जो है वो उपराष्ट्रपति की टीम में शामिल हुई थी। उस वक्त के 2003 में जो उपराष्ट्रपति थे उस समय वेनेजुएला के, उस समय राष्ट्रपति थे ह्यूगो चावेज। ह्यूगो चावेज को भी इसी तरीके से अपहरण करने की अमेरिका ने कोशिश की थी, लेकिन उस समय क्या है कि जनता सड़कों पे आ गई थी। लेकिन इस बार जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जनता को आने का मौका ही नहीं मिला और सीधे उठाकर अमेरिका 2 घंटे तकरीबन 28 मिनट की कार्रवाई में उठा कर ले गया। ठीक है, तो ये पहले पिछले राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में मंत्री रह चुकी थी और मादुरो ने इनको उपराष्ट्रपति बनाया था। अब वो वहाँ की इंटरिम प्रेसिडेंट बन गई है। ठीक है, अब इस चीज़ को और बेहतर समझते हैं कि वेनेजुएला के इस स्थिति के बाद भारत पर क्या असर पड़ेगा।
भारत पर बहुत ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ने जा रहा है ऑयल को लेकर, क्योंकि भारत ने अमेरिकी दबाव में, आप देखिए 2019 के बाद से ही तेल का आयात बिल्कुल कम कर दिया था। कभी हमारा तेल का आयात जो है ना वेनेजुएला से बहुत ज़्यादा था, ठीक है, 11 बिलियन डॉलर का था, पर ईयर का था, और अभी जो घट के वो 0.26 बिलियन डॉलर का रह गया है वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट। वेनेजुएला का ऑयल जो है ना दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है, बहुत गाढ़ा तेल होता है वो, और भारत की जो रिफाइनरी है वो उसी के लायक बनी हुई है। अमेरिका का जो ऑयल है जो भारत मंगवा रहा है मजबूरी में, उसका जो ऑयल है बहुत ही ख़राब क्वालिटी का है, और उसके लिए जो रिफाइनरी है उनके मशीनों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। जबकि वेनेजुएला के ऑयल को रिफाइन करने के लिए उससे जो पेट्रोल, डीजल और बहुत सारे प्रोडक्ट जो बनते हैं उसमें कम मेहनत पड़ती है रिफाइनरी को। लेकिन चूंकि भारत पहले ही से कई वर्षों से, भारत जो है ना वो तकरीबन 20-25 वर्षों से बहुत कम इंपोर्ट कर रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है अब आगे। ठीक है, अब इस चीज़ को और बेहतर ढंग से समझते हैं और ये जानते हैं कि किस तरह से अमेरिका ने ये धमकी दी है और तमाम देशों को, और ये इस क्वेश्चन को लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आपने अब तक 2025 का मैराथन वीडियो नहीं देखा है ना करंट अफेयर्स का, तो ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़ पर अवेलेबल है, और इसका PDF भी अवेलेबल है 3 तरीके के। MCQ विद डिटेल नोट्स है, केवल MCQ है, और 1 लाइनर भी अवेलेबल है। आपके एग्जामिनेशन बहुत काम आएगा, क्योंकि इससे खूब सारे प्रश्न टकरा रहे हैं एग्जामिनेशन में। ग्रुप डी में तो 18 से 20 प्रश्न आ रहे हैं, और वो सब लगभग टकरा रहे हैं इसी PDF से। बच्चों ने भी हमसे कहा है। इसके अलावा दूसरे एग्जामिनेशंस में भी अक्सर टकराते रहे हैं, UPSC हो, BPSC हो, UPPCS हो। और अभी मेंबरशिप करंट अफेयर्स के उस पर भारी छूट चल रही है, न्यू ईयर ऑफर है दोनों मेंबरशिप में। बेसिक मेंबरशिप है जो कि SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस लेवल का है, और दूसरा है ISPCS लेवल का, वो भी करंट अफेयर्स है। इसमें आपको PDF वीडियो और टेस्ट सीरीज मिलते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी स्पेशलाइज्ड हो जाती है, और ये होती है शार्प लर्निंग ऐप पर। यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़ का ही ऐप है शार्प लर्निंग, जो कि आपको गूगल प्ले पर मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर लेना। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ट्रंप ने, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के बाद किन देशों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी, और किस स्वायत्त क्षेत्र पर कब्जा करने का इरादा जता दिया है कि अगले 2-3 महीने में हम कब्जा तो कर ही लेंगे। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको, इन 3 को धमकी दी है। ठीक है, और ये ग्रीनलैंड है, इस पर कहा है कि इस पर तो हम कब्जा कर ही लेंगे। ग्रीनलैंड क्या है? स्वायत्त क्षेत्र है, जो कि डेनमार्क का क्षेत्र है। ठीक है, इन सब को मैप के जरिए समझते हैं, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में कि किस तरह से खुलेआम धमकी ट्रंप ने दी है। तो ट्रंप की स्थिति इस तरह से है जैसे अमेरिका पे बैठे हैं और पूरी दुनिया पर उनकी नज़रें टिकी हुई हैं। और ये खबर आप देख रहे हैं कि आफ्टर वेनेजुएला अलार्म बेल्स इन मैक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा, व्हाट्स बिहाइंड ट्रंप्स लेटेस्ट थ्रेट्स। लेटेस्ट जो धमकी दी है उसमें क्या, और ये खबर में बहुत डिटेल में आप देखेंगे। तो देखिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ट्रंप ने इन लैटिन अमेरिकी देशों को धमकी दी। ट्रंप ने ये कहा, साफ तौर पे इसमें ये लिखा भी है, ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को कम करने में विफल रहे हैं ये सभी देश। ठीक है, और ये भी कहा कि वेनेजुएला का करीबी सहयोगी क्यूबा, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने दम पर पतन की ओर आगे बढ़ रहा है। तो एक इशारा भी हुआ है इन धमकियों के पीछे 19वीं शताब्दी की मानरो सिद्धांत ही नहीं है। मानरो सिद्धांत में ये था कि जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन सब पर प्रभुत्व अमेरिका का ही रहना चाहिए। अब इससे भी आगे बढ़ चुके हैं ट्रंप, और ट्रंप कह रहे हैं कि पूरा ये क्षेत्र बिल्कुल हमारे कंट्रोल में ही होना चाहिए। और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं वो कई सारी चीज़ें कर रहे हैं। नशीली जो दवाएं हैं, पदार्थ हैं, इन सब का बहाना ले रहे हैं। एक फेंटालिन नाम का एक ड्रग आता है, नशीला ड्रग है। कई बार आपने कुछ जगहों पर अपने गूगल पे कहीं फोटोग्राफ देखा होगा।
कि अमेरिका में जो लोग हैं ना, नशीले पदार्थ यानी फेंटानिल का यूज़ करके मतलब पड़े रहते हैं, ऐसे खड़े हैं तो खड़े ही रह गए। मतलब कुछ फोटो आप देखिएगा, फेंटानिल इफेक्ट ऑन अमेरिका, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, आप फोटोग्राफ देखिएगा इमेजेस पे, वहाँ देखिएगा कोई पड़ा हुआ ऐसे है तो ऐसे ही है, घंटों ऐसे ही है, ठीक है। झुका हुआ है तो झुका ही हुआ है घंटों। वो ऐसा ड्रग है कि अमेरिका का बहुत बड़ी आबादी फेंटानिल के चपेट में है। और ट्रंप का ये कहना है कि फेंटानिल जो है ना, वो जो आ रहा है वो इन देशों से होकर आ रहा है। और फेंटानिल को लेकर आरोप लगाया था मादुरो पर भी। यहाँ तो तेल का कब्जा था, सबसे ज़्यादा दुनिया का तेल वेनेजुला में है। वेनेजुला के तेल को कब्जा करना था ट्रंप को, खुलेआम इन्होंने ऐलान भी किया था। लेकिन जो मादुरो पर जो आरोप लगाया गया है, न्यूयॉर्क की सबसे जो बदनाम जो जेल है, ब्रुकलिन डिटेंशन सेंटर, उसमें बंद किया गया है इनको। और इन पर जो मुकदमा चलाया जा रहा है उसमें ये है कि नशीली पदार्थ का इन्होंने बढ़ावा दिया और अमेरिका की ओर भेजा। इसके अलावा AK-47 रखने का आरोप है इन पर। अब एक राष्ट्रपति जो कि अपने देश के जो तमाम सेनाएं हैं उन सब का सर्वोच्च अधिकारी होता है, अब उनसे कहिए कि उनके पास तो तोप भी है, उनके पास तो ये है, बहुत सारी बहानेबाजी है। तो मुद्दा ये है कि नशीली दवाओं, आप्रवासन और बहुत सारे मुद्दों को लेकर जो है ना वो लैटिन अमेरिकी देशों और इसके अलावा जो आपका उत्तरी अमेरिका का पूरा हिस्सा है और दक्षिणी अमेरिका का पूरा हिस्सा है, उन पर अपने कब्जा पूरी तरह से करना, ठीक है। अब इस चीज़ को हम मैप के ज़रिए समझते हैं। ये तो रहा वेनेजुला, जहाँ पर ये स्थिति देखने को मिली हम लोगों को। अब हम लोग देखते हैं कि कोलंबिया की ओर चलते हैं। कोलंबिया जो है ना वो यहाँ पर है, वेनेजुला के ठीक बगल में है, पड़ोसी देश ये हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे हम और ये है कोलंबिया। ये देखिए आप, इस तरीके से इसकी सीमा जो है ना वो यहाँ से ऐसे आती है, ये लगती है। कोलंबिया दक्षिणी अमेरिकी देश है, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा कोलंबिया। और ये पारंपरिक रूप से अमेरिका जो ये यहाँ पर है उसका प्रमुख सहयोगी रहा है और पिछले 25 वर्षों में दक्षिणी अमेरिका में उसका सबसे करीबी सुरक्षा साझेदार भी रहा। 2023 में अमेरिका के द्वारा जो आयात किया गया था, अमेरिका ने जितना आयात किया 16 अरब डॉलर का कच्चा तेल दुनिया भर से, उसमें से 5.4 अरब डॉलर का जो कच्चा तेल था वो कोलंबिया से लिया गया था। ओके, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? गुस्तावो पेट्रो। और वो अभी ट्रम्प की जो एक्टिविटी हुई है वेनेजुला के साथ, वेनेजुला के प्रेसिडेंट मादुरो को जो उठा के ले गए, उसके खिलाफ बयान दिया उन्होंने। और साफ तौर पर ये वामपंथी राष्ट्रपति हैं और इन्होंने कहा है कि ये गलत कार्रवाई की गई है अमेरिका के द्वारा, ठीक है। तो पहले तो काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन जब से वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं गुस्तावो पेट्रो, तब से अमेरिका के रिश्ते खराब हुए हैं। ट्रंप के शासनकाल में और ज़्यादा बिगड़ गए हैं। जनवरी 2025 की बात है, पिछले साल की, जब अमेरिकी प्रशासन ने कोलंबाई निर्वासितों को ले जा रहे, क्या हुआ कि अमेरिका ने बहुत सारे देशों के लोगों को निर्वासित किया था जो कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे। आपको पता है, भारत भी उठा के भेज दिया था, जंजीर बांध के भेज दिए थे भारतीय नागरिकों को जलील करके। ऐसे ही दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा गया था। अब वहाँ से सैन्य विमान आया यहाँ पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिर विमान को वापस वहाँ जाना पड़ा और बाद में इन्होंने, कोलंबिया ने अपना प्लेन भेजा, अपना विमान भेजा और उससे लेकर आया। तो इससे क्या हुआ ना, ट्रंप को आत्मसम्मान को ठेस पहुंची बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर ट्रंप ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें की। अमेरिकी जो विदेश सहायता मिलती है यहाँ पर, इसकी कटौती कर दी, टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा दिया और यहाँ पर सैन्य जो जमावड़ा है वो बढ़ा दिया। पेट्रो जो राष्ट्रपति यहाँ के वेनेजुला पर, अमेरिकी जो वेनेजुला पर जो हमला हुआ है उसका खिलाफ कहा, संप्रभुता पर हमला बताया, इस पर जो हमला हुआ वो, और मानवीय संकट उत्पन्न होगा ऐसा कहा इसके बारे में। ट्रंप का अब ये कहना है कि कोलंबिया जो है ना वो मादक पदार्थ जिससे फेंटानिल है, इन सबको कंट्रोल नहीं कर रहा है और इसी रास्ते से अमेरिका ये पहुंच रहे हैं और उसकी वजह से अमेरिकी जो जनता है वो
बिल्कुल ही परेशान हो रही है। समझ गए बात आप। अब बात करते हैं कहाँ की, मैक्सिको की। ये देख लिया आपने कोलंबिया। अब मैक्सिको कहाँ है? मैक्सिको जो ना वो ये वाला देश है इधर, जो कि अमेरिका का ठीक पड़ोसी है, सीमा लगती है उसकी। अमेरिका और मैक्सिको का सदियों पुराना इतिहास, बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है, गहरे आर्थिक संबंध भी है। 2023 में अमेरिका का सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार था वो मैक्सिको था, जहाँ पर कुल वस्तुओं का व्यापार करीब 800 अरब डॉलर के आसपास था। लेकिन यहाँ से लेकर और यहाँ तक सीमा बहुत लंबी है, तकरीबन 3145 किलोमीटर लंबी सीमा है और बहुत सारी चुनौतियाँ प्रमुख है इसमें। अवैध अप्रवासी का जाना, पूरी दुनिया से, भारत से भी जो कबूतरबाजी होती है, कबूतरबाजी जिस कहते हैं, अवैध रूप से लोगों को अमेरिका पहुंचाना, ठीक है, उसमें क्या होता है कि यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं अप्रवासी और यहाँ से अमेरिका के अंदर घुस जाते हैं। तो ये अवैध अप्रवासी मामले को लेकर तनाव चल रहा है और अवैध मादक पदार्थ को लेकर। फेंटानिल जो है ना वो उसका उत्पादन और तस्करी में अग्रणी रहा है, ऐसा कहना है अमेरिका का, ठीक है। चीन पर भी आरोप लगाता है अमेरिका कि वहाँ फेंटानिल बनता है और वे फिर वो अमेरिका में पहुँचता है। लेकिन यहाँ भी रिपोर्ट्स कहते हैं यहाँ भी बनता है अवैध रूप से और उसकी तस्करी की जाती है। ओके, फेंटानिल जो है वो कृत्रिम मादक पदार्थ है। ओके, तो ट्रंप का जो जब वो पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उससे पहले चुनाव में उन्होंने कहा था कि मैक्सिको यहाँ से यहाँ तक हम दीवार बनवा देंगे और उसका खर्चा मैक्सिको को देना होगा। दीवार बनी लेकिन खर्चा मैक्सिको ने मतलब पूरी तरह से नहीं उठाया। पिछले जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस जब फिर से वापस लौटे ट्रंप और मतलब कि राष्ट्रपति फिर से बने, उसके बाद फिर से इन्होंने कोशिश की कि निर्माण शुरू हो, दीवारों का निर्माण शुरू हो और फेंटानिल पर तस्करी पर रोक लगाई जाए। लेकिन बहुत सारी बातें, अब देश एक संप्रभु देश है ना, अब हर चीज़ आप कहेंगे। अब इनका कहना है कि भाई हम तो उत्पादन नहीं कर रहे हैं, ना ही हम भेज रहे हैं। तो फिर भी ट्रंप ने कहा कि हम जो क्लाउडिया शीनबाम हैं, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन पर हम कार्रवाई कर लेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि शीनबाम ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया था। मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था, ट्रंप को खुश करने के लिए। लेकिन अब ट्रंप और ज़्यादा अभी उत्साहित हो गए हैं वेनेजुला के बाद से। अभी कह रहे हैं कि इस पर भी हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्यूबा की ओर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर है क्यूबा, ये देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा। अमेरिका और क्यूबा के बीच में बहुत लंबा इतिहास रहा है तनाव का, ठीक है। कितने देश हो गए? वेनेजुला हो गया, कोलंबिया हो गया, मैक्सिको हो गया और अब हम बात कर रहे हैं किसकी? क्यूबा की। क्यूबा के साथ मतलब देखिए क्या है कि इन सब देशों के साथ, वेनेजुला, कोलंबिया और मैक्सिको, इन सब के साथ तो अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते रहे हैं बेहतर। दुश्मनी वाला रिश्ता नहीं रहा है जो अभी वेनेजुला के साथ हुआ है। क्यूबा के साथ तो दुश्मनी भरा रिश्ता रहा है, बहुत ऐतिहासिक संबंध है। आज भी जो है ना, मतलब आपको एक बात बताऊं मैं, ये जो यहाँ से जो गिरफ्तार करके ले जाया गया, यानी अगवा करके निकोलस मादुरो को, जो कि वेनेजुला के राष्ट्रपति हैं, उनको ले जाया गया, तो उनकी जो सुरक्षा करने का दायित्व था वो क्यूबा के जो स्पेशलाइज्ड फोर्स है उसके पास था। क्यूबा के ही फोर्सेस इनकी रक्षा कर रहे थे और बहुत बड़े पैमाने पर मारे गए हैं इस अभियान में, अमेरिकी अभियान में, ठीक है। एक तो आप इस तरह से देखिए कि कितना रिश्ता वेनेजुला और क्यूबा का गहरा था, ठीक है, समझ गए। क्यूबा जो है ना वो तेल पर अभी भी वेनेजुला पर निर्भर है और वहाँ पर क्यूबा पर चीन और रूस ने बड़े पैमाने पर निवेश किया हुआ है। ओके, तो वेनेजुला की जो अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता हुई है उसके बाद से रूस जो है ना वो, मतलब क्यूबा जो है रूस की ओर जा सकता है और रूस का से बेहतर संबंध हो सकते हैं। रूस या जब पहले ये सोवियत संघ हुआ करता था रूस, तो उसके और क्यूबा के रिश्ते बहुत बेहतरीन थे। कोल्ड वार जब हो रहा था यानी शीत युद्ध, उस दौरान फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांतिकारियों की सरकार बनी थी, ठीक है। और उसके बाद अमेरिका ने चाहा था कि कास्त्रो को हटा दिया जाए। ओके,
तो फिर मिसाइल क्राइसिस भी हुआ क्यूबा में। क्या मिसाइल क्राइसिस हुआ? सोवियत संघ ने क्या किया, यहाँ पर मिसाइल तैनात कर दिए थे बहुत सारे। मतलब कि अमेरिका ने कुछ किया तो यहीं से मिसाइल दग दिया जाएगा यहाँ पर। बाद में फिर दोनों देशों के बीच में, अमेरिका और क्यूबा के बीच में, मतलब जब मिसाइल क्राइसिस समाप्त हुआ, समाप्त कैसे हुआ? जो सोवियत संघ कोलैप्स हो गया, आपको पता है। उसके बाद रूस रह गया। रूस के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो क्यूबा में अपने मिसाइल को बनाए रखे, तो फिर बाद में क्यूबा से मिसाइल वगैरह सब हट गए थे। बाद में जब ओबामा आए तो उन्होंने क्यूबा से रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप जब आए तो ट्रंप ने साफ तौर पे कह दिया कि हम क्यूबा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। और ट्रंप ने पूरी तरह से बहुत सारे प्रतिबंध वगैरह भी लगा दिए वहाँ पर, ठीक है। तो अब क्यूबा पर भी कंट्रोल चाहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। अब बात करते हैं किसकी? एक और देश है, और वो कौन सा देश है? वो है आपका कनाडा। कनाडा को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो है ना, वो कह चुके हैं कि हमारा 51वां राज्य है। मतलब इसको अपना राज्य घोषित कर चुके हैं, कई बार वो बोल चुके हैं। और इसी वजह से पिछले प्राइम मिनिस्टर को वहाँ छोड़ना पड़ा था, और फिर नए प्राइम मिनिस्टर बने यहाँ पर, ओके, कनाडा में। अब कनाडा में ये हाल है कि अमेरिका ये कहता है कि कनाडा हमारी बातों को माने। कनाडा को एक तरह से उपनिवेश के तौर पर इसको देखता है वो ट्रंप, और उसी वजह से मतलब कहते हैं कि हर बात मेरी मानी जाए, हर चीज़ जो कह रहा हूँ वो की जाए यहाँ पर, जो कि ये कनाडा मानने को तैयार नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। तनाव बहुत गहरे हुए हैं। अमेरिका फिर से बहाना दे रहा है कि जो फेंटानिल है, जो ड्रग है, वो कनाडा के मार्फत से अमेरिका में आ रहा है, और इस पर हम कार्रवाई करेंगे अगर वो ने बात नहीं मानी तो। चीज़ें कई सारी हैं, प्रभुत्व का मामला है पूरी तरह से, ठीक है। अब ये तो आपने देख लिया, एक 4 देशों को देख लिया। अब बात करते हैं क्या? अब बात करते हैं हम लोग इसकी। ये क्या है? ये है ग्रीनलैंड। मैप के ज़रिए चलते हैं, प्यारा भारत है अपना, और ग्रीनलैंड की ओर चलते हैं, ठीक है। इस तरफ आएंगे, यहाँ पर यूरोप है, और फिर आगे आएंगे, ये है ग्रीनलैंड। नाम तो ग्रीन है ना, लेकिन एक्चुअल में बिल्कुल सफ़ेद है। सफ़ेद का मतलब कि बर्फ़ से घिरा हुआ है। इधर जो है ना वो है क्या? उत्तरी ध्रुव, ओके। अब सवाल ये होगा कि ग्रीनलैंड को अमेरिका में रुचि क्या है, आखिर क्यों वो चाहता है? और ये न्यूज़ देख रहे हैं, आफ्टर वेनेजुएला इज ग्रीनलैंड नेक्स्ट इनसाइड ट्रंप्स एलिग्ड 3-phase प्लान। मतलब टेक ओवर करने का पूरा प्लान भी बनाया हुआ है ट्रंप ने, ठीक है। सैन्य दृष्टि से क्या है ना कि ये ग्रीनलैंड बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब कोल्ड वार हुआ था 1945 से 1991 के बीच में, तो एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा रह चुका है अमेरिका का। अमेरिका इस प्रांत में फैले बहुत ही बड़े स्पेस बेस, उसका नाम है पिटोपिक स्पेस बेस, उसको संचालित करता है। यहाँ पर उसके सेना वगैरह सब तैनात है यहाँ पर। और ग्रीनलैंड से अमेरिका, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, इन सब से कहीं से भी जो अगर मिसाइलें आ रही हैं तो उस पर निगरानी किया जा सकता है। मतलब इस तरफ अगर अमेरिका, ये है अमेरिका, ठीक है, इधर वाला है जो वो है कनाडा, ओके। मैप थोड़ा इस तरह से टिल्ट हुआ है, आप उत्तरी ध्रुव की ओर से इधर देख रहे हैं। तो अगर कोई भी मिसाइल इस तरफ से इधर आ रही है तो उसको रोकने का काम यहाँ से ग्रीनलैंड से किया जा सकता है। अच्छा, ग्रीनलैंड के बारे में बताऊँ आपको। ग्रीनलैंड जो है ना वो स्वायत्त क्षेत्र है, एक देश नहीं है। ये किसका है? ये जो डेनमार्क यहाँ पर देख रहे हैं ना, छोटा सा देश, ये डेनमार्क का ही एक हिस्सा है, ठीक है। डेनमार्क के कंट्रोल में है, ये स्वायत्त क्षेत्र है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, लेकिन वो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं डेनमार्क के किंग के प्रति, ठीक है। तो डेनमार्क ही कंट्रोल करता है यहाँ पर, यहाँ के स्वायत्त है, मतलब अपनी सरकार है इसकी, लेकिन एक्चुअल में देश का दर्जा नहीं है। विदेश मामले और बहुत सारे मामले पर उसको आज़ादी नहीं है, उसको डेनमार्क से ही परमिशन लेनी पड़ती है। एक रिसर्च पेपर था आर्कटिक इंस्टीट्यूट का, उसके अनुसार हाल के वर्षों में चीन और रूस ने
आर्कटिक में अपनी सैन्य क्षमता को बहुत ही मजबूती से बढ़ाया है, आगे किया है। और एक और ख़ास बात है कि ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिजों का भंडार है, विशाल भंडार है, जिसका व्यापक रूप से उपयोग मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक वाहनों, अन्य जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके साथ साथ बम, हथियार, बहुत चीज़ों में हो सकता है। और जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसी की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए कितने तरह के रेयर अर्थ मेटल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब इलाके हैं, इन सब क्षेत्रों में ये क्रिटिकल अर्थ मेटल्स हैं। इस तरफ के क्षेत्रों में कुछ यहाँ पर है, ठीक है। नॉन क्रिटिकल रॉ मटेरियल भी इस क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी क्या है, रेयर अर्थ मेटल पर बादशाहत किसकी है? चाइना की है। और चाइना पर कोई कार्रवाई कर नहीं पाता है अमेरिका, तमाम धमकियों देने के बावजूद। क्यों? क्योंकि जैसे ही अमेरिका अगर कुछ कहता है वैसे ही चीन जो है ना वो अपने रेयर अर्थ मेटल की आपूर्ति अमेरिका को कम कर देता है। तो इसका नतीजा क्या होता है, वहाँ पर न तो फ़ोन बन पाएंगे, उतने जितनी ज़रूरत है उतना नहीं बन पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं बन पाएंगे, मिसाइलें नहीं बन पाएंगे, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, रेयर अर्थ मेटल्स। तो अमेरिका ये चाहता है कि ग्रीनलैंड को कब्जा कर ले और ग्रीनलैंड के जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसका दोहन करे वो, और फिर चीन पर जो डिपेंडेंसी है अमेरिका की वो ख़त्म हो सके, ठीक है। 2021 में ग्रीनलैंड ने यूरेनियम खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया था। अब इसका विरोध किया अमेरिका ने, कहा कि भाई यूरेनियम हमें चाहिए, ओके। अब सवाल यहाँ पर होगा कि क्या अमेरिका ने ग्रीनलैंड को अधिग्रहण करने का प्रयास किया है इससे पहले? देखिए, अमेरिका लंबे समय से इस क्षेत्र पर अधिकार नियंत्रण करने के अलग अलग प्रयास करता रहा है। अमेरिका 1867 की बात है, अमेरिकी विदेश विभाग ने ये कहा था कि ग्रीनलैंड की जो रणनीतिक स्थिति है और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है, इसको अधिग्रहण करना चाहिए हमें। इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया ना, तो अमेरिका ने इस पर आक्रमण किया था। ठीक उसी समय जब नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या किया अमेरिका ने? यहाँ पर कब्जा कर लिया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो उस वक्त जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन, तो उन्होंने 1946 में डेनमार्क को ग्रीनलैंड के बदले $100 मिलियन की पेशकश की। कहा कि अभी तो हमने बचा लिया था वर्ल्ड वॉर के दौरान, लेकिन ऐसा है कि यहाँ ये हमें दे दो, और $100 मिलियन हम देते हैं, ठीक है। इससे पहले जो है ना एक ये भी बात की थी कि अलास्का के कुछ क्षेत्र को भी दे देगा डेनमार्क को, ताकि ग्रीनलैंड पर उसका कब्जा रहे। लेकिन फिर वो ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद फिर अमेरिका ने डेनमार्क के साथ एक जो डिफेंस एग्रीमेंट किया था, उसके तहत डेनमार्क ने क्या किया कि ग्रीनलैंड में सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति दी थी अमेरिका को, और अधिकार मिल गया वहाँ पर, ठीक है। तो सेनाएं अभी भी बनी हुई हैं वहाँ पर, सैन्य प्रसारण स्टेशन बना हुआ है। लेकिन ट्रंप ने जो है ना पहले कार्यकाल में ही अपने, जब वो पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तभी ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव रख लिया था। जैसे इसको कहा था कि एक बड़ा रियल एस्टेट सौदा है। और फिर उसके बाद डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन, उन्होंने इसको बेतुका कह दिया था। तो ट्रंप ने डेनमार्क के पर अपनी, मतलब ट्रंप को जाना था ये ग्रीनलैंड, डेनमार्क, वो यात्रा ट्रंप ने अपनी रद्द कर दी थी, ओके। तो अब डेनमार्क और ग्रीनलैंड जो है ना बहुत सावधान है, ओके। वेनेजुएला के आक्रमण के बाद से, वेनेजुएला में जो हमला हुआ और कब्जा हुआ, इसका सब घबराए हुए हैं, और डेनमार्क भी परेशान है, ठीक है। और ग्रीनलैंड भी परेशान है कि ग्रीनलैंड कहीं उस पर अमेरिका का कब्जा ना हो जाए, ठीक है। ये खतरे अभी बने हुए हैं, और अमेरिका ने पूरा प्लान भी बनाया हुआ है। आपने इस रिपोर्ट में देखा 3 फेज़ प्लान। उसका कहना है कि अगले 2-3 महीने में हम ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। अब डेनमार्क क्या कहता है नहीं कहता है उससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक। ये है पूरा का पूरा अमेरिका जो है ना किस तरीके से क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है।
अब सवाल यहाँ पर ये भी होगा आपके मन में कि क्या अमेरिका ने इससे पहले कोई क्षेत्र खरीदा है? ये जो कह रहा है कि हमको ग्रीनलैंड हम खरीद लेंगे, कब्जा कर लेंगे। हाँ, 1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा था, रूसी साम्राज्य से $72 लाख में। आज जो अलास्का है ना, वो पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था। तो $72 लाख में ये सौदा हुआ था और वो अमेरिका के हाथ में पहुंचा था। ठीक है, ये पूरी स्थिति है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है, वो आपने जाना है। ठीक है, अब चलें आगे और अगला चीज़ देखते हैं। एक और चीज़ देख लेते हैं, निकोलस मादुरो की जो गिरफ्तारी हुई वो कैसे हुई है, पूरा घटनाक्रम क्या था। ठीक है, कैसे ये सब चीज़ें हुई हैं। अब बात है 2000 की। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने, मतलब निकोलस मादुरो पर नज़र बहुत पुरानी है अमेरिका की, आज से नहीं है। मादुरो के खिलाफ अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने आरोप पत्र जारी किए थे कि ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं मादुरो, नार्को टेररिज्म है, मशीन गन्स हैं इनके पास। ठीक है, अमेरिका ने ये दावा किया कि कार्टेल ऑफ द सन्स के नाम से जुड़ा हुआ एक ग्रुप है और उससे मादुरो जुड़े हुए हैं, और मादुरो जो है वो ड्रग्स को अमेरिका में फेंटानिल को भेजते हैं। तो उनके सर पर, मादुरो के सिर पर $15 मिलियन का इनाम रखा था। जिंदा या मुर्दा लेके आएगा उसको इतनी रकम दे दी जाएगी। ये सब मुख्य तौर पर क्या हुआ था, वेनेजुला में जो क्रूड ऑयल है और मिनरल्स है उसके लिए अमेरिका ने, अमेरिकी जो कंपनियां हैं उन सबको भगा दिया था 2000 के दशक में उस दौरान। तो उसी के बाद से तो ट्रंप जब आए तो उसके बाद प्रेशर बढ़ाया, और ये जो है ना, जो अभी 2 घंटा और 28 मिनट की कार्रवाई हुई थी यहाँ पर काराकस पर, इस जगह पर, यहाँ से मादुरो को उठा ले गया। इसकी तैयारी मतलब कई साल से CIA कर रहा था। CIA जो है ना वो उसका विदेशी खुफिया एजेंसी है अमेरिका का। उसने पूरी स्टडी की कि मादुरो जो हैं वो कैसे रहते हैं, उनका खाना क्या है, उनकी आदतें क्या है, उनके लोकेशन क्या है, कपड़े कैसे पहनते हैं, वो किस जगह रहते हैं, प्रेसिडेंशियल जो पैलेस है वो किस तरह का है। प्रेसिडेंशियल पैलेस में स्टील के बने हुए हैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ, जिस पर अगर मिसाइल वगैरह गिरे तो नुकसान ना हो। तो उससे पहले स्पेशल फोर्सेस ने, अमेरिका के, उसने प्रेसिडेंशियल पैलेस जैसा ही रेप्लिका बनाया नकली, और उस पर खूब रिहर्सल किया और उसका नाम रखा था एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम से। ठीक है, और फिर अमेरिकी गवर्नमेंट की क्या हो रही है, CIA पूरी घुस गई थी अंदर, मादुरो का पूरा ट्रैक कर रहा था अमेरिका, और प्रेजेंस बढ़ाए। और फिर 2 और 3 जनवरी की रात को की बात है, करीब 2:01 पर 3 जनवरी की। ठीक है, जब मौसम साफ हो गया उसी के बाद ब्लैकआउट कर दिया गया काराकस शहर को यहाँ पर, और फिर मात्र 2 घंटे 28 मिनट कार्रवाई चली। 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट यूज़ किए गए, हेलीकॉप्टर, वो पानी के ऊपर से फ्लाइंग करते हुए वेनेजुला के अंदर इंटर किया उसने। जो डेल्टा फोर्स है अमेरिका की काउंटर टेररिज्म यूनिट है, उसने रेड की और जाकर, और प्रेसिडेंशियल पैलेस में बड़े पैमाने पर मतलब कत्लेआम हुआ। क्यूबा के स्पेशल फोर्सेस वो इनकी रक्षा कर रहे थे, और उनमें से ज़्यादातर मारे गए हैं, ऐसी खबरें पता चल रही हैं। और इसी के दौरान फिर मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया, उठा के अमेरिका ले गया वहाँ पर। ठीक है, ये है पूरी की पूरी स्थिति। ओके, तो अब नई इंटरिम प्रेसिडेंट बन गई हैं और ये पूरा स्थिति देखने को मिल रहा है। ओके, अब दुनिया ने क्या कहा है, दुनिया इंटरनेशनल रिएक्शन, रशिया, चाइना, ईरान, इस सब ने क्रिटिसाइज़ किया है और कहा है कि ऑयल और मिनरल्स को कब्जा करने की कोशिश है। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, ये सब कहा जा रहा है पूरी तरीके से। ओके, भारत सरकार क्या कहा, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है जो बहुत संतुलित और कूटनीतिक थी। न तो अमेरिका को सीधी कोई निंदा की गई है, न समर्थन किया गया है, बल्कि शांति और संवाद की बात कही गई है इस पूरे मसले पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहीं जो आपने जाना पूरी तरीके से। ठीक है, इसी पर उठा के ले गए थे और फिर यहाँ से यहाँ तक
यहाँ न्यूयॉर्क में रखा गया, ब्रुकलिन जेल में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत कौन सी बार 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स का अध्यक्ष बना? आज होगा तीसरी बार भारत बन गया है ब्रिक्स का अध्यक्ष, चेयरपर्सन बन गया है। ओके, प्रेसिडेंसी मिल गई है भारत को और 18वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो भारत में आयोजित होने वाला है। इससे पहले भारत कब रहा है प्रेसिडेंट, तो वो रहा है 2012 में, फिर 2016 में और 2026 में 1 जनवरी को अध्यक्षता मिल गई है। हालांकि अध्यक्षता मिलने की जो कार्रवाई है ना, वो प्रक्रिया के रूप में ब्राज़ील में आयोजित की गई थी दिसंबर में ही, और जो वो हथौड़ा होता है ना लकड़ी का, वो सौंपा गया था भारतीय को। ठीक है, तो भारत में ये लीडर्स समिट होने वाली है और अभी जब पूरी दुनिया में उथल पुथल से मची हुई है, इस वक्त ब्रिक्स का अध्यक्ष भारत बना है। बहुत बड़ी भूमिका मिली है, कितनी भूमिका निभा पाती सरकार वो आगे देखने को पता चलेगा, क्योंकि ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने की कोशिश ब्रिक्स कर रहा था और ऐसे में वेनेजुएला, इसके अलावा तमाम देशों पर जो नज़रें हैं अमेरिका की, तो उसके बाद क्या स्थिति होती है अब आने वाले देखो वक्त में पता चलेगा। ठीक है, ब्रिक्स की बात कर लें। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई, चाइना में है। स्थापना हुई थी ब्रिक्स की 2009 में और ये 10 महत्वपूर्ण इमर्जिंग जो इकॉनमी है उसका ये संगठन है। ठीक है, तो ब्राज़ील है इसमें, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया, ये सब हैं। सऊदी अरेबिया भी इसका मेंबर बनना चाह रहा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर अभी सहमति बनी नहीं है, इसलिए वो नहीं बन पाया। हो सकता है आने वाले वक्त में सऊदी अरेबिया भी ब्रिक्स का मेंबर बन जाए, लेकिन ब्रिक्स पर टेढ़ी नज़र है अमेरिका के, ट्रंप के खास तौर पर। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा हुआ है कि अगर ब्रिक्स ने डॉलर की उपयोगिता को कम करने की कोशिश की तो हम ब्रिक्स देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे, उस पर बहुत सारे चीज़ें हम कदम उठा लेंगे। तो उसके बाद से जब पिछली बार जब ब्राज़ील में हुई थी ये समिट, उसका से डी डॉलराइजेशन पर बातचीत एक तरह से थम गई है ब्रिक्स में। अब आगे जो समिट होगी, फिर जो भी होगा फिर मैं बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो है 4 जनवरी को, हर साल मनाया जाता है। ब्रेल क्या है? एक स्क्रिप्ट है, लिपि है। इसका उपयोग दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित लोग जो है ना वो पढ़ने के लिए करते हैं। उभरे हुए होते हैं, उसी से डॉट्स, उसी से वो पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में कितने बाघों की मौत हुई? 166 बाघों की मौत हुई और ये लेटेस्ट आंकड़ा जारी किया गया है। ठीक है, 166 बाघ, इसमें 31 जो है ना वो शावक थे, मतलब बाघ के बच्चे थे। अच्छा, इससे पहले 2024 में 126 बाघों की मौत हुई थी। 2025 में यानी पिछले साल 166 बाघों की मौत हुई है। अच्छा, भारत में कितने बाघ हैं टोटल? 2023 में जो आंकड़ा जारी हुआ था उसके मुताबिक 2022 में बाघों की कुल संख्या 3682 थी, 3682 थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु भारत के किस राज्य में हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है बाघों की मृत्यु। बाघों का राज्य भी कहा जाता है भारत में इसको, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। ठीक है, अच्छा, मौतें का कारण क्या है आखिर? देखिए, जब आबादी बढ़ रही है तो वन क्षेत्र और कॉरिडोर वो सीमित है। ठीक है, नए और विस्थापित जो बाघ हैं वो अस्थाई वयस्क जो बाघ हैं उससे भिड़ते हैं, घातक संघर्ष होता है, तो ये से भी है, और घनी आबादी वाला सेंचुरी भी है, तो ये देखने को मिल रहा है। तो सवाल होगा यहाँ पर कि कितने बाघों की मौत हुई? न्यूज़ में भी आप देख रहे हैं 55 बाघों की मौत हुई है, टाइगर्स की मौत हुई है मध्य प्रदेश में 2025 में। मध्य प्रदेश में 55, महाराष्ट्र में 38, केरल में 13 और असम में 12 बाघों की मौत हुई है। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा आपने देखा।
आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पवित्र पिपरवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जनवरी 2026 में। तो ये अवशेष किस भगवान की जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं? आंसर होगा भगवान बुद्ध। पिपरवा कहाँ पर है? पिपरवा भारत में है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि उनका जो जन्म है भगवान बुद्ध का वो तो कपिलवस्तु में हुआ था और नेपाल में है वो, तो इसको एक बार मैप में देख लीजिए। ठीक है, कपिलवस्तु जो ना वो यहाँ पर है नेपाल में, इस जगह पर, और पिपरवा जो ना वो भारत में इस जगह पर उत्तर प्रदेश में, और इसकी जो डिस्टेंस है ना मात्र 10 किलोमीटर है। तो ये जो ना जन्म स्थान ही माना जाएगा, वहीं पर रहे बहुत लंबे वक्त तक भगवान बुद्ध। ठीक है, पिपरवाह में 10-15 किलोमीटर का फ़र्क है। ओके, कपिलवस्तु में 29 वर्ष बिताए थे और वो सब इसी जगह जुड़ा हुआ है। सदियों बाद फिर ये सब अलग अलग देश बने, अलग अलग चीज़ें हुई, ठीक है, सीमाएं निर्धारित हुई, तो इस तरह से अलग अलग ये हुआ। तो पिपरवाह से बड़ा मतलब जो निकाले गए थे ना खुदाई के दौरान अवशेष भगवान बुद्ध से संबंधित 1971-75 में खुदाई हुई थी, उस दौरान निकले थे, तो वो सब अवेलेबल हैं ये। ठीक है, तो उसी को जो है ना वो देखा गया, रखा गया है। अच्छा, इससे पहले भी खुदाई हुई थी 1898 में, और उस पिपरवाह स्तूप है वहाँ पर पिपरवाह में, और तो उन जो पुराने जो अवशेष हैं उन सबको लाया गया था ब्रिटेन से, वहाँ से लाकर और फिर यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, सुरक्षित किया गया। अगला क्वेश्चन, गिनी के राष्ट्रपति किस सैन्य शासक को चुना गया? आंसर होगा मामाडी डोम्बोया। मामाडी डोम्बोया पश्चिमी अफ्रीकी देश है ये गिनी, तो वहीं पर अब राष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया था सेना प्रमुख के तौर पर, और अब फिर राष्ट्रपति बन गए हैं। 2021 में सैन्य तख्ता पलट किया था, अब 2026 में वहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। एक बार गिनी देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो कलरफुल दिख रहा है ना यहाँ से इधर से, ये सूडान, चाड, नाइजर, माली, बुर्किना फासो, गिनी, गाम्बिया, इन सब पर सैन्य शासन है। ठीक है, उसी में से एक गिनी है, और यहाँ पर अब राष्ट्रपति बन गए हैं वहाँ के जो सैन्य तख्ता पलट जिसने किया था, मामाडी डोम्बोया, उन्होंने। ठीक है, तो गिनी, उसकी राजधानी क्या है? कोनाक्री है राजधानी, और गिनियन फ्रांक चलता है इसका, यहाँ की मुद्रा है। फ्रेंच भाषा बोली जाती है। फ्रांस का बड़ा प्रभाव रहा है। आगे बढ़ते हैं। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा उर्मिला सत्यनारायण। ये भारतनाट्यम कलाकार हैं, इनको ये दिया गया है मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा। एक महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी कौन बने हैं? रविंद्र कुमार अग्रवाल बने। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति की है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सदानंद वसंत दाते वो महाराष्ट्र के डीजीपी बन गए हैं, तो उसके बाद एनआईए के प्रभारी महानिदेशक की जिम्मेदारी किसे मिली है? मतलब पहले सदानंद वसंत दाते जो है ना वो एनआईए के चीफ थे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के, तो वो उनको होम कैडर में ट्रांसफ़र कर दिया गया और वहाँ के डीजीपी बन गए महाराष्ट्र। अब कौन बने हैं? तो नाम ये राकेश अग्रवाल, ये एडिशनल डायरेक्टर थे, और अब इनको एनआईए का जो ना वो डायरेक्टर का भी प्रभार दे दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विदेश व्यापार महानिदेशालय उसका महानिदेशक यानी डीजी किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा लव अग्रवाल। 1996 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, तो उन्हें जो है ना वो इसका डीजी बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और किस पड़ोसी देश ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया? मतलब हमारे पास कितने पाकिस्तानी? आंसर होगा पाकिस्तान।
मतलब दोनों देशों ने ये एक्सचेंज कर लिया कि पाकिस्तान के पास कितने हैं वो उन्हें लिस्ट दे दी, और भारत के पास कितने पाकिस्तानी कैदी हैं उनकी लिस्ट दे दी। तो ये कूटनीतिक प्रक्रिया के तहत ये हुआ है आदान प्रदान। ठीक है, इनमें से ज़्यादातर जो है वो मछुआरे हैं जो कि समुद्र में एक दूसरे की सीमा में चले जाते हैं और पकड़ ले जाते हैं, वो लोग ज़्यादातर। और ये जो हुआ है ना आदान प्रदान, ये एक एग्रीमेंट है 2008 का काउंसलर एक्सेस एग्रीमेंट। उसके तहत ये राजनयिक माध्यमों से कैदियों, मछुआरों, इन सब की सूची का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और शार्प लर्निंग ऐप पर करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए छूट भी चल रही है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके, और देखते रहिए, कल भी करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। ओके, बाय।